नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स वर्ल्ड एसएस यूट्यूब चैनल पर। आज हम रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रतिशत के सबसे महत्वपूर्ण सवाल हल करने वाले हैं। अगर आपको प्रतिशत के सवाल में कठिन लगते हैं तो आज की वीडियो आपकी समस्या खत्म कर देगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो का पहला सवाल हमारे पास है। 36 किलो बारूद में 27 किलो नमक, 5.4 किलो चारकोल और सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है। सल्फर का कितना प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि सल्फर कितना प्रतिशत है इसमें, वो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, प्रत्येक सवाल को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे और प्रत्येक सवाल को तुम्हें मेरे साथ हल करना होगा, तभी जाकर तुम ये सवाल अच्छी तरीके से हल कर पाओगे और समझ पाओगे। अब देखो, समझने की बात यहाँ ये है कि 36 किलो क्या है, हमारे पास में बारूद है। 36 किलो कुल मात्रा कितनी है भैया? 36 किलो। 36 किलो में 27 किलो तो हमारे पास में नमक होगा और 5.4 किलो क्या होगा हमारे पास में? चारकोल। अब देखो, कुछ मात्रा, उसने क्या कहा कि सल्फर की कुछ मात्रा उपस्थित है, तो यहाँ से हम सल्फर की मात्रा बड़े आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। सल्फर की जो मात्रा है हमारे पास में 3.6, 3.6 किलो यहाँ पर क्या है? सल्फर है। ठीक है, कैसे निकाला हमने? देखो भाई, जब 36 किलो कुल हमारे पास में बारूद है, उसमें 27 किलो तो हमारे पास में नमक होगा और 5.4 किलो हमारे पास में क्या होगा भैया? चारकोल। अब देखो, 27 और 5.4 हमारे पास में कितना होगा? 32.4। यानी कि इनकी कुल मात्रा कितनी होगी? 32.4। और 36 में से जब 32.4 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भैया हमारे पास में? 3.6। 3.6 किलो यानी कि इसमें सल्फर होगा। अब देखो, सल्फर की कुछ मात्रा है, तो सल्फर की मात्रा कितनी है उसमें? 3.6। उसने पूछा हमें सवाल में कि सल्फर का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें यह ज्ञात करना है कि सल्फर उसमें कितना प्रतिशत है। अब देखो, सल्फर प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम क्या लिख देंगे भैया? 3.6। 3.6 गुणा में कितना आ जाएगा? 100 और बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास में? 36। बटे में कितना हो जाएगा? 36। यानी कि कुल मात्रा, कुल मात्रा में से निकाला जाएगा कि सल्फर कितना प्रतिशत है, तो बराबर में कितना आ जाएगा भैया हमारे पास में? 10%। यानी कि 10%। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक सवाल को ध्यान से समझो और ध्यान से समझने के बाद तभी सवाल को हल करो। ठीक है भाई, जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, तभी सवाल अच्छी तरीके से एग्जाम में हम हल कर पाएंगे। बात ये नहीं है कि हमें एग्जाम में सवाल हल करना, बात ये है एग्जाम में कि हमें सवाल कम से कम समय में हल करना। यानी कि एग्जाम में सवाल हमें कम से कम समय में हल करना, तभी जाकर हम अपना एग्जाम अच्छी तरीके से पूरा कर पाएंगे। तो उसका क्या तरीका है? उसका कम से कम समय में एग्जाम को करने के लिए क्या होगा भैया? सूत्रों पे हमें ध्यान देना होगा और सवालों को अच्छी तरीके से समझना होगा। ठीक है, तभी जाकर हम सवालों को अच्छी तरीके से हल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास है। एक मिश्र धातु में 42% चांदी है। यदि मिश्र धातु में 147 ग्राम चांदी है तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा कितनी है? मतलब मिश्र धातु एक हमारे पास में, उसमें 42% चांदी। अब 1% मान लो कि धातु 100%। 100% मतलब धातु वो है मिश्र धातु से मिलकर बनी है। ठीक है, कितनी मात्रा माननी है हमने? 100%। अब 100% में से जो है 42% तो हमारे पास में चांदी है। कितना भैया? 42% चांदी है हमारे पास में। तो जो अन्य धातु है वो कितना होगा हमारे पास में? वो होगा हमारे पास में 58%। ठीक है भैया, यानी कि 100% अगर धातु का मिश्रण है, कितना है? 100%। 100% मतलब 42% तो हमारे पास में चांदी है, क्योंकि हमें बताया गया। तो अन्य जो कितना है वो कितना बचेगा हमारे पास में? 58%। अब हमें बताया गया कि 147 ग्राम कितना है हमारे पास में चांदी। कितना है? 147 ग्राम। यानी कि 147 गुना में कितना करेंगे भाई? 58। और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास में? 42। बटे में कितना आ जाएगा? 42। अब देखो, 21 से काट देंगे, ये 7 बार कट जाएगा, ये 2 बार कट जाएगा और ये 2 से 58 हमारे पास में 29 बार कट जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा? 203। 203 ग्राम। यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो धातु में अन्य मिश्रण में धातु के अन्य तत्वों की मात्रा है वो कितना है हमारे पास में भैया? 203
3 ग्राम। तो इस प्रकार से इन सवालों को हम हल करेंगे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, तुम्हारे से ये तरीका नहीं समझ में आ रहा तो तुम और तरीके से भी इस सवाल को हल कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि किसी सवाल को एक ही तरीके से हल होगा, ठीक है। बस तुम्हें समझना ये है कि तुम सवाल को किस तरीके से कितनी आसानी से हल कर पाओगे। भाई देखो, दूसरा तरीका ये है कि मतलब 42% चांदी होगी और 147 ग्राम चांदी है। तो हम धातु को पहले कुल मात्रा भी निकाल सकते हैं कि कुल मिश्रण मतलब जो मात्रा ग्राम है मतलब कुल कितना है। उसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 147 गुना में कर देंगे भैया 100 और बटे में आ जाएगा हमारे पास में 42। बटे में कितना आएगा, 42। अब देखो फिर वही 2 काटा 21 से ये 2 बार कट जाएगा और ये हमारे पास में कितनी बार कट जाएगा भैया, 7 बार। इस 2 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 50 बार। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 350। ये जो 350 मात्रा है ये हमारे पास में जो मिश्र धातु है उसकी कुल मात्रा है, ठीक है, कुल मात्रा है। अब देखो चांदी की मात्रा कितना है, 147। जब 350 में से 147 घटाएंगे तो तब भी कितना आएगा भैया हमारे पास में, 203। तब भी कितना आ जाएगा, 203 आंसर आ जाएगा। अब भाई वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसी सवाल को किस हिसाब से हल करना चाहते हो, बस वो तरीका सही होना चाहिए। और देखो भाई, जितना भी हम शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, शॉर्ट ट्रिक कोई अलग से कुछ भी नहीं होता। शॉर्ट ट्रिक जो बनती है वो हमारे सूत्र से ही बनती है। सूत्रों को समझो और सूत्रों को ये देखो कि कहाँ से किस हिसाब से छोटा किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास है कि 1 किलो मिश्र धातु कितना, 1 किलो मिश्र धातु में तांबे की गुणवत्ता क्या है, यानी कि तांबे की गुणवत्ता क्या है यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और शेष निकल है, ठीक है। शेष क्या है हमारे पास में, निकल है। अब देखो समझने की बात यह है, हमें किस में पूछा उसने कि तांबे की गुणवत्ता क्या है, किसकी गुणवत्ता भैया, तांबे की। अब देखो 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000। 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000। तो 1000 गुना में क्या कर देंगे भैया, 32 और बटे में कितना कर देंगे, 100, ठीक है। क्योंकि 1000 का 32% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 320। यानी कि ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से इन सवालों को हल करा जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगी। हमें 0 से 0 काट के दिखाना नहीं है, या तुम्हें सवाल को कैसे भी कर लो, 0 से 0 काट लो, पर यह है कि जितना भी हो सके समय बचाने की कोशिश करो। और 320 क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास जो है, अगले सवाल में बताएगा कि सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए है। सोमनाथ की वार्षिक आय कितनी है, 24 लाख रुपए। वह हर महीने अपने वाहन के लिए 40,000 रुपए की EMI भुगतान करते हैं। कितने की, 40,000 रुपए की वो मतलब EMI की भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI का खर्च किया जाता है, ठीक है। मतलब उसने क्या पूछा गया कि जो उसकी मासिक आय है उसका कितना प्रतिशत वो क्या करता है, अपनी EMI भुगतान का मतलब खर्च करता है। अब देखो समझने की बात ये है, ये क्या है हमारे पास में, कितना कमाता है वो, 24 लाख। यानी कि एक साल में कितना कमाता है, 24 लाख। और 24 लाख एक साल में कमाने के लिए हर महीने कितने की किस्त भरता है, 40,000 की। अब देखो हर महीने 40,000 की किस्त भरता है, कितने की, 40,000 की। तो गुना क्या लिख देंगे, 12। क्यों 12 से क्यों गुणा करी, क्योंकि वार्षिक आय कितनी है उसकी, 24 लाख है। और महीने में कितने भर रहा है वो, 40,000। तो साल का निकाल लेंगे तो 12 से गुणा कर देंगे और गुना एक क्या लिख देंगे यहाँ पर, 100। और बटे में कितना कर देंगे भैया, 24 लाख। बटे में कितना कर देंगे हम, 24 लाख। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 24 से ये कट जाएगा भैया हमारे पास में 2 बार और ये कट जाएगा हमारे पास में 20 बार। यानी कि जो इसका आंसर है वो कितना आ जाएगा, 20%। ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब तुम चाहो तो इस सवाल को और तरीके से भी कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो, यहाँ पर कितना है, वार्षिक आय कितनी है उसकी, 24 लाख है, ठीक है। यहाँ पर वाहन की कितने भर रहा है भैया वो,
40,000। तो तुम ऐसे भी निकाल सको कि अगर वार्षिक आय है तो महीने में का कितना है कमा रहा वो। अब एक साल में कोई व्यक्ति 24 लाख रुपए कमा रहा, तो महीने में कितने कमाओगा, संभवतः सीधी सी बात है 2 लाख रुपए कमाओगा। और हर महीने कितने की भर रहा हो, 40,000 की। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो भैया से 40,000, 40,000 गुना 100 और बटे में कितना लिख दोगे, 2 लाख। बटे में कितना लिख दोगे भैया, 2 लाख। ठीक है, ऊपर 6 जीरो है हमारे पास में, नीचे कितनी जीरो है हमारे पास में, 5। तो कितना जाएगा हमारे पास में, 20%। कितना जाएगा, 20%, यानी कि ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भाई वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम सवाल को किस हिसाब से पढ़ते हो और किस हिसाब से समझते हो और किस हिसाब से उसे हल करने की कोशिश करते हो। तो सबसे मेन बात ये है कि सवाल को हल करना और एक अलग बात है, और उसी सवाल को कम समय में हल करना, कम से कम समय में हल करना, वो एक अलग बात है। अगर किसी सवाल को कम से कम समय में हल करना है तो उसके हमें सवाल को पहले अच्छी तरीके से समझना होगा, और समझने के साथ साथ उस सवाल को हमें सूत्र देखना होगा कि इस सवाल में कौन सा सूत्र किस हिसाब से हम लगा सकते हैं जिससे हमारा सवाल बिल्कुल छोटा हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने सवाल के तुम्हें 2 तरीके बताए। पहला तरीका यह है कि भाई जब वो एक साल में 24 लाख रुपए कमा रहा और 40,000 रुपए की मैं भर रहा, मतलब महीने में, तो एक साल में कितने में भरेगा, यानी कि 12 से गुना करनी पड़ेगी। प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना करनी पड़ेगी। बटे में जितनी आय है वो हमें लिखना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है कि महीने में हम वो ईएमआई भरता है, तो हम क्या करेंगे कि एक साल में कितना कमाता है वो, 24 लाख, तो महीने का निकाल लेंगे उसका, महीने में कितना कमाएगा, 2 लाख रुपए कमा देगा। ठीक है, तो 40,000 गुना 100 कर देंगे और बटे में कितना करेंगे, 2 लाख। अब देखो ध्यान ये रखना कि ऊपर 6 जीरो है और नीचे हमारे पास में 5 जीरो है, 2 जीरो कट जाएगी, इससे कट जाएगा हमारे पास में 2 बार, तो यानी कि कितना आ जाएगा हमारे पास में 20%। ऑप्शन ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 1/2 की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 हो जाता है, संख्या याद कीजिए। देखो ये सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल है। इस प्रकार के सवालों को हम कैसे हल करेंगे, यानी कि कितने की वृद्धि है हमारे पास, 47 से 1/2। तो भाई ये 47 से 1/2 को हम लिख देंगे 95/2। 95/2 को प्रतिशत जब हम निकाल लेंगे तो 95 बटा कितना हो जाएगा हमारे पास में, 200, और इससे हल करके कितना आ जाएगा हमारे पास में, 19/40। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, ये इतनी वृद्धि है। ठीक है, अभी वृद्धि मतलब क्या नाम, जो 19/40 है, इतने की हम क्या कर रहे हैं, इसमें वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, अब वृद्धि करने के बाद में जो हमारा परिणाम होता है वो कितना हो जाता है हमारे पास में, 500 कितना हो जाता है, 90। अब देखो इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या काम कर देंगे, वृद्धि इसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद में कितना आ जाएगा हमारे पास में, 59 बटा कितना बन जाएगा, 40। ठीक है, अब ये कुल वृद्धि होगी। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में संख्या थी उसमें वृद्धि करने के बाद में इतने की 47 से 1/2 की, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 49/40। अब देखो परिणाम कितना आ रहा हमारे पास में, 590 गुना क्या कर देंगे 40 और बटे में कितना आ जाएगा भैया हमारे पास में है 59। इससे से काट देंगे, कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, और बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास में 400, यानी कि ऑप्शन इसमें डी बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल वृद्धि वाले हैं, उन सवालों को हल करने का सबसे आसान तरीका ये है कि तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले वृद्धि निकाल लो कि वृद्धि हो रही कितने की। तो वृद्धि हो रही है भैया 19/40 की, 19/40 की वृद्धि हो रही, तो अंश हर को जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद में हमारे पास में क्या बन जाएगा भैया, ये 49 बटे कितना बन, 59 बटा कितना बन जाएगा, 40। 59 बटा क्या बन जाएगा, 40। अब देखो 59 यानी कि 590 गुना ये जो हमारा बटे वाला है 40, और बटे में क्या कर देंगे भैया 59। ठीक है, 59 से ये कट जाएगा हमारे पास में 10 बार, और बराबर में कितना आ जाएगा 400, यानी कि ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल भी बहुत बढ़िया सवाल है, और इसमें मैं बताऊंगा कि यदि एक भिन्न y/x 6/7 हो जाती है जब उसके अंश में 12% की वृद्धि और हर में 2% की कमी है होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि एक भिन्न है भैया हमारे पास में y/x,
एक भिन्न है y बटा x बराबर, अगर इसके अंश में 12% की वृद्धि कर दे, अंश में 12% की वृद्धि का मतलब है यानी कि 112। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका अंश 112, और हर में 2% की कमी का मतलब है कि हर कितना हो जाएगा हमारे पास में 98। कितना हो जाएगा 98, तो उसका मान कितना हो जाता है हमारे पास में 6/7। कितना मान हो जाता है 6/7। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी कि y बटा एक्स बराबर जो हमारे पास बन जाएगा भैया 6/7 गुना 98/112। 98/112 तो गुना भाग कर लेंगे भैया, 14 बार कट जाएगा, और ये हमारे पास में 8 बार कट जाएगा, और ये हमारे पास में 3 बार, और ये हमारे पास में 4 बार। तो y बटा एक्स बराबर जो हमारे पास निकल के आएगा 3/4, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर अगला है हमारे पास में, ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, यानी कि एक ए है हमारे पास में भैया, एक बी है। ठीक है, अब उसमें हमें बताया गया कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ठीक है, यानी कि वेतन कितना मान लिया हमने, अपनी तरफ से 100 मान लिया। ठीक है भाई, अब ए का वेतन बी के वेतन से कितना है हमारे पास में 20% कम है, यानी कि अगर यहाँ पर 100 है इसका वेतन पूरा, तो इसका वेतन कितना है भैया हमारे पास में 80। कितना है 80। ठीक है, अगर इनका अनुपात निकाल के देखा जाए तो कितना आ जाएगा 4:5। ठीक है, तो उसमें पूछागा कि ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखो इनके वेतन का अंतर कितना है 1, तो हम क्या लिख देंगे 1 गुना 100, और बटे में कितना आ जाएगा भैया हमारे पास में 4। ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा 4, और 4 से जब हम 100 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 25%, यानी कि ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को दोस्तों इस प्रकार से हम हल करेंगे। ठीक है, देखो भाई कुछ चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से याद रखना होगा, जैसे 20% है, तो 20% को याद रखना कि हम इसे 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 80% है, ठीक है, कितना है हमारे पास में 80%, तो 80% को हमें याद रखना होगा कि हम इसको 5/4 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर ए 4 रुपये कमा रहा तो बी कितने रुपये कमा रहा 5 रुपये कमा रहा। ठीक है, अब उसने पूछा था मैं कि बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, तो हम सबसे पहले अंतर निकाल देंगे कि कितना कमा रहा, 1 रुपया ज़्यादा कमा रहा, तो 1 गुना क्या कर देंगे 100 कर देंगे, और बट्टे में क्या कर देंगे 4 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बी का पूछा ना। अब बराबर में कितना आ जाएगा, यानी कि 25% उसका वेतन उससे अधिक है। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर अगला देखते हैं। तो देखिए दोस्तों सवाल नंबर अगला है हमारे पास, राजू के वेतन में पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि की गई। नए वेतन उसके प्रारंभिक वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, देखो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले 40% की कमी कर दी। कितने की कमी कर दी भाई 40 पर। अब जब कमी करी तो माइनस का साइन लगाओगे, फिर 50% की वृद्धि कर दी गई, 50% की वृद्धि कर दी गई, और फिर यहाँ पर लिख देंगे भाई -40 गुना 50/100, 40 गुना 50/100। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो हमारा यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में प्लस का 10, और माइनस का यहाँ पर कितना बचेगा 20, तो बराबर में कितना आ जाएगा 10, यानी कि 10% की क्या हो जाएगी उसमें कमी हो जाएगी। अगर इस प्रकार के दोस्तों तुम्हें सवाल मिलते हैं कि मतलब किसी का वेतन है पहले 40% की कमी कर रहा फिर वृद्धि कर रहा, या पहले वृद्धि कर रहा फिर कमी कर रहा, तो उनके सूत्र बनते हैं, बस याद रख रहा हूँ तुम्हें x प्लस एक्स वाई गुना बटे 100, एक्स वाई बटे क्या करना है 100, ये सूत्र तुम्हें याद रखना है। अब देखो पता कैसे लगेगा कि कहाँ माइनस लगाना है कहाँ प्लस लगाना है। ठीक है, वो पता लगेगा भैया हमें यहाँ से। अब देखो 40% की कमी है, तो कमी का मतलब है कि घट रही कोई चीज़, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस का साइन लगा देंगे। फिर 50% की वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब क्या है हमारे पास में 50 को यानी कि जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि वृद्धि हो रही तो प्लस का निशान लगाएंगे। और यहाँ माइनस क्यों लगा, क्योंकि यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस इसलिए लगा
क्योंकि 40% की कमी है। -40 गुना 50 और बटा 100। ठीक है, 50 में से 40 घटाएंगे तो प्लस का 10 बचेगा। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो, 5 चौक 20, तो माइनस का 10 आ जाएगा, यानी कि 10% की क्या हो जाएगी, उसमें कमी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर अगला देखते हैं। तो देखिए दोस्तों सवाल नंबर अगला है हमारे पास, रवि के वेतन में पहले 50% की कमी हुई है और बाद में 50% की वृद्धि हुई है। उसका अंतिम वेतन उसके प्रारंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल में देखिए दोस्तों, अगर उतने की वृद्धि हो रही और उतने की कमी हो रही, तो इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हम क्या काम करेंगे, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। 50 गुना 50 और बटे में कर देंगे भैया 100, तो बराबर में कितना आ जाएगा हमारे पास में 25%, यानी कि 25% की उसमें कमी होगी। ठीक है, कमी क्यों होगी, देखो इसमें भी यही सूत्र लग जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सूत्र है भाई कैसे याद रखेंगे कि कहाँ कौन सा लगाना है, यही लग जाएगा भाई। पहले 50% की कमी है, फिर 50% की वृद्धि हुई। ठीक है, फिर माइनस कितना लिख देंगे भाई, 50 गुना 50 और बटे में क्या लिख देंगे 100। अब देखो इस 50 से 50 कट जाता है, इसलिए इस प्रकार के सवालों में कि पहले उतने प्रतिशत की कमी कर रहा या उतने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा और उतने प्रतिशत की कमी कर रहा, तो उस सवाल का जो सूत्र बन जाता है वो बन जाता है x² बटा 100। ये क्या बन जाता है, इसका सूत्र बन जाता है भाई x² बटा 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गुना भाग करके 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना आ जाएगा भैया माइनस का 25, यानी कि जो उसके वेतन में है वो कितना कम होगा, 25% कम हो गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल हमारे पास है कि किसी गांव की जनसंख्या 40,000 नहीं 4 लाख, किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर अगला देखते हैं। सवाल नंबर अगला है हमारे पास में, किसी गांव की जनसंख्या 4 लाख थी, इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि हो और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार के सवाल बहुत पूछे जाते हैं और इन सवालों में बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत गलती करते हैं। ठीक है, उस गलती का कारण ये है कि वे समझ नहीं पाते कि इस सवाल में सूत्र कौन सा लगाए। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना है, अगर पहले जनसंख्या थी और वृद्धि होने के बाद में पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। ठीक है, यानी कि पहली जनसंख्या में दे रखी थी और हमें बाद में पूछा गया वृद्धि होने के बाद में, क्या पूछा गया कि वृद्धि होने के बाद में जनसंख्या कितनी हुई। तो इसमें सूत्र है भैया, अगर बाद के लिए निकालना, बाद में जनसंख्या। ठीक है, इसका सूत्र नोट कर लो, तो इसका सूत्र बनता है P, यहां पर आ जाएगा 100 प्लस R1 बटे में है 100 है, और फिर है हमारे पास में 100 प्लस R2, ये बटे बड़ा सा कर दो, गुना में फिर 100 आ जाएगा। और इसी प्रकार से जैसे भी हमारा बढ़ता चला जाएगा 100 प्लस R3, जितने भी साल में वो पूछेगा, तो यहाँ भी इसका बट्टे में क्या आ जाएगा भैया 100 आ जाएगा। बस तुम्हें ये सूत्र याद रखना है बाद के लिए। ठीक है, अगर बाद में पूछेगा। अब देखो जनसंख्या कितना है हमारे पास में, 40 लाख नहीं 4 लाख, कितना है हमारे पास में 4 लाख है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 100 प्लस R1, R1 का मतलब है ये प्रतिशत, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में 120, यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया हमारे पास में 130, और बटे में कितना आ जाएगा 100 गुना 100। ठीक है, 2 जीरो है, 2 जीरो खत्म, 2 जीरो इधर से खत्म हो जाएगी, यहाँ पर 3 जीरो बचा, और 12 की जब 13 की गुना करेंगे भैया, तो 12 की 13 की गुना आ जाएगा हमारे पास में 500 156, और गुना में कितना आ जाएगा 4000, गुना में कितना आ जाएगा 4000, और जब गुना करेंगे हम यहाँ पर 24 हो जाएगा, और 15 60 और 2 62, और कितना आ जाएगा ये हमारे पास में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा 20 में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई तुम इस सवाल को और अच्छी तरीके से छोटा कर सकते हो। ठीक है, इतने गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें भी बताया, तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें याद यह रखना है कि यहाँ पर कितना है हमारे पास में 4 लाख।
ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20% की वृद्धि क्या लिख देंगे, 6/5। ठीक है, यहाँ पर कितना लिख देंगे भैया हम, 13/10। 130 को क्या लिख देंगे, 13/10। ठीक है, अब देखो इस जीरो से इस जीरो हमारा कट जाएगा और यहाँ से इसको हम काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा हमारे पास में, 8/4। ठीक है, इसकी हम इसमें गुना कर लेंगे और तब भी जाकर हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है भाई, वो गुना भाग तुम अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, पर तुम्हें ध्यान ये रखना है कि अगर बाद में पूछा गया बाद में, तो ये सूत्र तुम्हें याद रखना है। ठीक है भाई, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास है, एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृतक हो गई। ठीक है, यानी कि वहाँ गाँव में भाई शहर में कोई युद्ध हुआ होगा और 20% जनता मतलब जनसंख्या खत्म होगी, मृतक होगी। शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति महामारी के कारण महामारी में मारे गए। ठीक है, यानी कि कोई बीमारी आ गई होगी वहाँ महामारी में, मतलब मारे गए। यदि शहर की वर्तमान संख्या, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है हमारे पास में, 15,200। ठीक है, तो युद्ध से पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी। अब देखिए दोस्तों, वही सवाल आगा, उसमें मैं पूछा गया कि वृद्धि हुई और वृद्धि होने के बाद में पूछा गया कि जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है, वृद्धि हुई और वृद्धि होने के बाद में पूछा गया कि जनसंख्या कितनी हुई। अब ये सवाल में कमी हो रही और कमी होने के बाद में जनसंख्या कितनी बची, 15,200। तो ये पूछा गया कि पहले पूर्व यानी कि पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। अगर पहले वाले सवाल आते हैं कि पहले पहले जनसंख्या, तो इनका सूत्र बन जाएगा भैया हमारे पास में P गुना 100 और इसका बट्टे ले लेंगे भैया हम 100 माइनस R। ठीक है भैया, यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में 100, फिर कितना आ जाएगा 100 माइनस R2। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, अगर हमारे पास में सूत्र ये बन जाएगा 100 गुना 100 और बट्टे में कितना आ जाएगा R माइनस 100 माइनस R1, 100 माइनस R2, ये सूत्र बन जाएगा अगर पहले का नाम आता है कि पहले जनसंख्या कितनी थी। अब देखो लगा दो भैया, कितना है हमारे पास में 15,200। ठीक है, गुना में कितना है 100, तो बटे में कितना बचेगा हमारे पास में 80 और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में 100 और बटे में कितना आ जाएगा 95। ठीक है, अब देखो भाई इस जीरो से जीरो कट जाएगी और ये कट जाएगा हमारे पास में 19, यानी कि 1900 बार। ठीक है, इससे ये कितनी बार में कट जाएगा हमारे पास में 20 बार। ठीक है, अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 20,000। ठीक है, क्योंकि एक जीरो यहाँ पर है हमारे पास में, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन सवालों को दोस्तों में ध्यान रखना होगा, क्योंकि पहले वाले में कौन सा सूत्र लगाना और बाद वाले में कौन सा सूत्र लगाना। ठीक है, और जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया है, एक चीज़ पे तुम्हें भाई मेन ध्यान रखना होगा। वो काम क्या है कि यानी कि जैसे हमारे पास में कितना है 15,200, तो यहाँ पर कितना बच रहा हमारे पास में 20% यानी कि 80 बच रहा, तो 100/80 बच रहा है। तो हमारे पास में इसे हमें ध्यान रखना होगा, तो हम इसे क्या लिख देंगे 5/4 लिख देंगे। और यहाँ पर कितना बच रहा 100/95, तो हम इसे क्या लिख देंगे भैया 20/19। तो ये हमें छोटे शॉर्ट ट्रिक पर ध्यान देना होगा कि इस सवाल को कहाँ से कैसा छोटा किया जा सकता है। अब देखो जब इससे हम काट देंगे तो हमारे बार कट जाएगा कितनी बार भैया 800 बार। ठीक है, अब जब इस 4 से या इसे कोई काट देंगे तो कितनी बार कट जाएगा 200 बार। ठीक है, अब गुणा करने के बाद में कितना आ जाएगा हमारे पास में ये 20,000 आ जाएगा, यानी कि जो उस गांव की जनसंख्या थी पहले वो थी हमारे पास में भैया 20,000। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों 10% की पहले कमी होगी, फिर 30% की वृद्धि होगी, फिर 10 गुना 30 और बट्टे में कितना आ जाएगा 100, यानी कि 20 माइनस 3 और बराबर कितना आ जाएगा 17%, यानी कि 17% की क्या है उसमें वृद्धि है।
ठीक है, क्या है, 17% की वृद्धि है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल हमारे पास में है, बिजली के बल्बों की एक खेप में 4% टूट गए और शेष में से 25% दोषपूर्ण पाए गए। यदि टूटे और खराब बल्बों की कुल संख्या 112 है तो खेप में बल्बों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया और मजेदार सवाल है ये। इसमें हमें बताया गया कि बल्बों की एक खेप होगी कोई, उसमें से 4% बल्ब तो टूट गए, कितने, 4%, और शेष जो मतलब हमारे पास में शेष बल्ब बचे हैं उसमें जो 25% बल्ब है वे क्या है, हमारे पास में दोषपूर्ण है, मतलब उनमें कुछ ना कुछ खराबी है। बल्ब मतलब टूटे नहीं है वे, पर खराबी है कुछ ना कुछ, ठीक है। और यदि टूटे और खराब बल्बों की प्रकार का कोई सवाल आता है तो इसका एक सूत्र है हमारे पास में, x प्लस वाई और माइनस एक्स गुणा वाई बटे कितना है 100। ये तुम्हें ध्यान रखना है बस अच्छी तरीके से। अगर दोषपूर्ण का नाम आता है, दोषपूर्ण, दोषपूर्ण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस उसका कोई मतलब नहीं है। x प्लस वाई माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास में, x गुणा वाई बटे 100। अब देखो x कितना है हमारे पास में 4%, y कितना है हमारे पास में 25%। अब 4 गुणा 25 और बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास में 100, यानी कि 29 माइनस कितना आ जाएगा 1 बराबर में कितना आ जाएगा 28, यानी कि 28% उसमें क्या हो गया हमारे पास में, टूटे और खराब बल्बों की कुल संख्या कितनी आ गई 28%, ठीक है। अब देखो बल्ब कितने दे रखे हैं हमें 112, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 112 और भैया गुणा कितना हो जाएगा 100 और बटे में कितना आ जाएगा 28, इससे कितनी बार कट जाएगा 4 बार, तो बराबर में कितना आ जाएगा 400, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल सी सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये बात तुम्हें अच्छी तरीके से याद रखने का, दोषपूर्ण वाले इस प्रकार के सवाल आते हैं तो उसका सूत्र है हमारे पास में भैया, सूत्र है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई गुणा 100। क्योंकि ये जो हमारे पास में संख्या 28%, इसमें ये हमारे पास में टूटे बल्ब और खराब बल्बों की कुल संख्या कितनी है 28% है, ठीक है। तो में 12% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। इसके साथ ही उसकी वर्तमान बिक्री 1,28,800 रुपये है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी। तो देखें दोस्तों अब फिर वही सवाल आ गया कि पहले का नाम है कि पहले उसकी बिक्री कितनी थी। तो देखो अगर इस प्रकार का सवाल आता है कि पहले उसकी बिक्री, तो भैया हम इधर लिख लेंगे 1,28,800, 1,28,800 हमने यहाँ पर लिखा, फिर गुना में क्या कर देंगे 100 और बटे में कितना आ जाएगा 112, क्योंकि वृद्धि हो रही है, ठीक है भाई। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 और बटे में कितना लिख देंगे हम 115, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी वृद्धि हो रही है पहले। अगर पहले का नाम आता है तो 100 को ऊपर करो और वृद्धि को नीचे करके लिख दो, ठीक है। अब देखो भाई हम इसको काट देंगे, गुना भाग कर लेंगे, ये 16 से काट देंगे, 16 सत्ते 112 और ये कट जाएगा 16 अट्ठे 128 और यहाँ पर 0.5 किया जाएगा, ठीक है। ये इससे कट जाएगा भैया हमारा 70 बार, ठीक है, और ये 7 से 70 कट जाएगा 10 बार, तो यानी कि हमारा कुल मिला के 1 लाख आ जाएगा, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है, यानी कि ऑप्शन हमारा इसमें बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर सवालों के भैया सूत्र अच्छी तरीके से याद है तो किसी सवाल में हल करने में कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने की। और सबसे मेन बात होती है कि हमारा समय, समय हम काफ़ी अच्छी तरीके से बचा ले जाएंगे अगर हमारे याद सूत्र अच्छी तरीके से याद है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास में, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। तो देखो भाई 60%, यानी कि जो हमारा मैथ है वो कितना है 60%, ठीक है भाई। जो हमारे पास में विज्ञान है साइंस, उसके कितने बच्चे हैं भैया 45%, ठीक है भाई। 25% ऐसे है जो भैया दोनों पढ़ते हैं, 25% यानी कि इंटरसेक्शन में दोनों। तो इसका सूत्र बन जाएगा भैया हमारे पास में m प्लस एस माइनस m इंटरसेक्शन s,
ठीक है, ये सूत्र तुम्हें अच्छी तरीके से याद रखना। और यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया 60 + 45 और माइनस का कितना आ जाएगा 25, तो बराबर में कितना बच जाएगा भैया 80। यानी कि ऑप्शन बिल्कुल डी सही आंसर हो जाएगा। अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है तुम्हारे पास में कि कम से कम एक विषय पसंद है, ठीक है, तो इसको जोड़ दो, एक विषय को जोड़ दो और दोनों विषयों में जो पढ़ रहे हैं उसको उसमें से घटा दो, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए